ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो गुड कैसा इवनिंग चल रहा है सर। जिंदगी? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, दो अपने सेशंस इसके पहले हो चुके हैं और इन दो सेशंस में हमने किन चीज़ों पे बात किया? आई होप एवरीवन रिमेम्बर्स इट। सबको याद है कि सबसे पहले तो हमने बात किया था कि डेटा इंजीनियरिंग क्या रहता है, और डेटा इंजीनियरिंग के अभी तक तो हमने दो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर्स पे एक बेसिक ओवरव्यू हम चले हैं। एक मेडालियन आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट कैसा रहता है, जो पहले दिन पे मैंने आपको बोला था, ई कॉमर्स का केस स्टडी, जो अमेजोन का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। तो ई कॉम का एक केस स्टडी हम लोगों ने वॉक थ्रू किया है, और दूसरा एक हमने देखा था जोमेटो का। सही है, ये दो चीजें हमने अभी तक देखी है कि बैच क्या है, स्ट्रीमिंग क्या है, एंड हाउ थिंग्स आर मूविंग। तो डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है और यहाँ पे किस प्रकार का काम होता है, इस पे अगर आप लोगों को अभी क्लैरिटी आ चुका है तो हम सीधा सिलेबस में जंप कर सकते हैं, क्योंकि ये दो डेमो सेशंस में मैंने कुछ एडवांस चीजों पे बात किया है। एडवांस इन द सेंस आई ट्राई टू शो यू बिग पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन द नेक्स्ट 6 to 7 months। ये हमें कहां तक पहुंचना है, वहां तक का मैंने आपको पिक्चर बस एक ओवरव्यू में दिखाया। तो इट माइट इवन बी ओवरवेलमिंग। अगर कोई नया है डेटा इंजीनियरिंग में तो सोचेगा भाई ऐसा करना है, तो अभी इसमें कौन कौन सा टेक्निकल स्टैक इन्वॉल्व होगा क्या नहीं। तो आज से जैसा मैंने कहा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल सिलेबस, विद द हिस्ट्री लेसन्स, जो मैंने कल ही आपको बोला था कि अभी हम इतिहास में उतरेंगे, एंड विल ट्राई टू सी द इंसेप्शन ऑफ डेटा इंजीनियरिंग डोमेन। एंड जैसे जब ये शुरुआत हुआ था, बिग डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तब ये सारी चीजें कैसे टैकल हुई, दैट इज द पार्ट विच वी आर गोइंग टू कवर इन आवर टुडेज सेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई गेस मेरी टीम ने मुझे बताया कि किसी का एक रिक्वायरमेंट था कि टाइम वाइज या फिर वीक वाइज या मॉड्यूल वाइज कौन सी चीज को कितने आवर्स लगने वाले हैं, वो एक ब्रेकडाउन देना है सिलेबस का, कि कौन सी चीज हम कवर करेंगे और कौन सी चीज को कितना टाइम लगेगा। तो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट विच आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इन आवर टुडेज सेशन। तो आज के सेशन का बेसिक एजेंडा ये रहेगा कि वी हैव टू गेट इनटू द हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद आई विल गिव यू द टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन, टॉपिक स्लैश टाइम वाइज ब्रेकडाउन, इस पे हम बात करेंगे। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करूं जो आपको उस पॉइंट पे ज्यादा क्यूरियोसिटी है वगैरह, तो आप बता सकते हो। एंड बाय लुकिंग एट दी, आई वुड से, जो भी अभी लोग ओवरऑल ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एस्पेक्ट्स में, तो कल एक और दिन +1 अपना डेमो सेशन एक्सटेंड हो चुका है। तो सिलेबस ऑफ कोर्स हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे, बट ऑफ कोर्स ये सेशन अभी एक्सटेंड हो चुका है, तो कल का सेशन भी हम अटेंड कर सकते हैं। लाइक जिनका डिसीजन अभी भी पेंडिंग है कि उनको ज्वाइन इन करना है कि नहीं करना है, तो कल का एक और सेशन रहेगा, जिसके बाद यू कैन टेक योर डिसीजन। नाउ let's get into it and try to understand the history as well as topic slash time wise breakdown of our syllabus. Apart from that, अगर ऑनलाइन में किसी को कोई पार्ट है जो लगता है कि हमने आज कवर करना चाहिए, तो लेट मी नो इन दी चैट विंडो। ओके, रोहित सेज डन, मतलब सेटल्ड है। ऑफलाइन में किसी को कुछ पार्ट लगता है कि जो मैंने बताना चाहिए, एनी पार्ट? नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके देन, without wasting time, let us jump into the history part. Okay, what is data mining? Okay, okay, that is also one part. ठीक है, by the end of the session उस पे भी हम बात करेंगे। Okay, and the role of data engineer in data mining, ठीक है, दोनों दोनों चीजों पे हम बात करेंगे। ओके, जीसीपी पे बात करना है तो जीसीपी के भविष्य पे मैं बात करूंगा, करंट टेक्निकल स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जीसीपी कहाँ पे सिट करता है। Can you please share the detailed syllabus if possible? Yes, yes, Gaurav bhai, I'll share the detailed syllabus. उसका एक proper PDF है अपने पास, तो it seems टीम ने आपको शेयर किया होगा, बट एक बार मैं उनको फिर से आपको शेयर करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है? Okay, so let's get into it and start with the history lessons. डेटा इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वर्ल्ड में जब हम आते हैं तभी हमें दिखाई देता है। इट इज बिन इन द मार्केट सिंस लॉन्ग टाइम। बस अभी जैसे वक्त बढ़ता गया, अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ता गया,
एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग साइज इन द अमाउंट ऑफ डेटा, जो ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग के सिस्टम्स थे, दे स्टार्टेड क्रैशिंग। ठीक है, तो जैसे ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के जो सिस्टम्स थे जिसमें डेटा रखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, वो कौन से हैं, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपका फाइल सिस्टम, जो रेगुलर एक फाइल सिस्टम रहता है। जैसे आप अगर देखोगे तो यू शुड बी एबल टू सी दिस, दिस इज योर रेगुलर फाइल सिस्टम। इधर फोल्डर बना सकते हो और डेटा स्टोर कर सकते हो, सही है। जैसे आप देख सकते हो हालत क्या है मेरे कंप्यूटर का एज ऑफ नाउ, but we can store data over here without any issue, without any problem. You can store data over here, folder बनाओ और records आप store करो या files आप store करो, whatsoever you want to do, that is possible. But the second thing is कि retrieval जो है यहाँ से उतना मतलब easy नहीं है। जैसे अगर मैं 50 एक्सेल फाइल डालता हूँ और 50 एक्सेल फाइल्स में से मैं कहता हूँ कि मुझे उन सारे एम्प्लॉइज को रिटर्न करो जिनका सैलरी 5 लाख के ऊपर है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी कन्वीनियंट ऑन द लोकल फाइल सिस्टम। सेकेंड थिंग इज कि अगर डेटा में कुछ बदलाव आता है तो यहां पे आप वो बदलाव करना उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। आपको फाइल खोलना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा, फाइल में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हो, यूनिक्स पे काम कर रहे हो, तो उसके अपने टेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग के टूल्स हैं, दोस टूल्स कैन बी यूटिलाइज्ड। तो एनीवेज आपको कमांड्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, एंड दैट टू इज नॉट कन्वीनियंट जब बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो हुआ ऐसा कि मतलब मार्केट में एक चीज आया जिसे हम कह सकते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। मान लो एक एक्सेल फाइल है जिसमें एक एंट्री है 1A एंड 45, दूसरा एक एंट्री है 2B एंड 18, तीसरा एक एंट्री है 3C एंड 10। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। ओके, ये 3 एंट्रीज है। और मान लो अभी क्या होने वाला है, जो अपना आईडी नंबर 1 वाला बंदा है, ये एक्सेल शीट की मैं बात कर रहा हूं, इसका लेट्स से दिस इज आईडी, दिस इज नेम एंड दिस इज सैलरी। सो इसका सैलरी बढ़ गया, सो फ्रॉम 45 इट वेंट अप टू लेट्स से 64, आशीष नेहरा। ठीक है, सो फ्रॉम 45 इट वेंट टू 64। अभी ये अगर आपने लोकल फाइल सिस्टम पे करना है तो क्या होगा, एक्सेल फाइल खोलो, make necessary changes. But if you do the same thing in RDBMS, you just have to go for a single update command and this thing will get updated। 1A 45 का वो बोलेंगे 64 कर दो, तो डन, 45 का 64 आसानी से हो जाएगा। तो RDBMS कहां पे पिक्चर में आता है, जहां पे यू आर डीलिंग विद द इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। इजी इंसर्ट्स, इजी अपडेट्स, इजी डिलीट्स। जैसे अगर मैंने यूजर्स का टेबल बना दिया, तो इस यूजर के टेबल में बहुत ही आसानी से मैं नए रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकता हूं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकता हूं, और जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है उनको डिलीट कर सकता हूं। ये काम आसानी से हो जाता है, और इसी चीज को हम कहते हैं OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है, इसे हम कह रहे हैं ट्रांजैक्शंस। And these transactions handling is really efficiently handled by RDBMS. Few examples of RDBMS are MySQL, then Oracle DB जो होता है आपका, PostgreSQL वगैरह, all these come under your RDBMS। ठीक है, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन हमारी नजर के सामने आ जाता है। And what is going to be the limitation of RDBMS? OLTP के लिए of course it is one of the best thing, but इसके मेजरली 2 लिमिटेशंस है। एक व्हेन इट कम्स टू OLAP, एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो टेबल में डेटा डाला है और डेटा का साइज जो है वो बहुत ज्यादा है। इफ द साइज ऑफ डेटा इज टू मच, तो RDBMS से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कष्ट होते हैं, डिफिकल्टी होता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज द काइंड ऑफ सेटअप RDBMS वर्क्स विथ। So it's quite difficult to fetch large amounts of data with the help of it. Another thing, अगर मैं बात करता हूं about the OLAP, तो there is another terminology which comes into the picture, and that is the data warehouse. तो data warehouse में ये काम आसानी से हो जाता है। Now what is a data warehouse, what is RDBMS and how things are working? तो इस पे हम इवेंचुअली बात करेंगे, बट इतना जान लो, जब अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका एक ट्रेडिशनल RDBMS उसे झेल नहीं पाता।
उसके पीछे कुछ कारण हैं, जो कारण मैं आपको अभी बता देता हूं, व्हाई इट हैपेंस। मान लो आपने RDBMS कॉन्फ़िगर किया है इस पर्टिकुलर सर्वर पे। हमारे पास एक सर्वर है और इस पर्टिकुलर सर्वर पे वी हैव अराउंड 10 लेट्स से 100 गीगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज। सो 100 जीबी तक का डेटा आप यहां पे स्टोर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सर्वर का जो रैम है दैट इज 16 जीबी और इसका जो प्रोसेसर है उसमें आते हैं टोटल 8 प्रोसेसर कोर्स। एवरीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर कोर्स, रैम एंड द स्टोरेज। यस, एक बार एक रियल लाइफ एग्जांपल से इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन दिस पार्ट कि डेटा प्रोसेसिंग जब हो रहा है तो रैम का, प्रोसेसर का और हार्ड डिस्क का रोल क्या रहेगा। दैट इज अ पार्ट विच आई थिंक वी शुड कवर फर्स्ट बिफोर वी गो टू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग हो कैसे रहा है और डेटा प्रोसेसिंग का एक रियल टाइम एग्जांपल या रियल लाइफ एग्जांपल आप अगर देखना चाहो तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट पार्ट। इमेजिन करो कि हम लोग एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, ठीक है, और आपने मुझे हायर किया है प्याज काटने के लिए। ठीक है, अभी जिस टेबल पे मैं बैठा हूं, सो दिस इज द सेम टेबल, राइट। ऐसा मस्त एक टेबल है और यहाँ पे मैं बैठा हूं। आपने क्या किया, मेरे टेबल के बाजू में एक बहुत बड़ा ट्रे लगा दिया, बहुत बड़ा ट्रे लगा दिया, और जो भी प्याज है आप इस पर्टिकुलर ट्रे में लाके पटक देते हो, जितने भी है बोरी में से सीधा यहाँ पे आप अनलोड करते हो। ठीक है, अब ये मैं हूं और आपने मुझे काम दिया है कि भाई ये है तेरा टेबल, ये है तू और ये है प्याज। क्या करना है, प्याज काटना है। तो जहां पे ये सारे प्याज स्टोर्ड है उसे मैं कह सकता हूं हार्ड डिस्क। जब ये प्याज उठा के मैं अपने टेबल में ले लेता हूं, टेबल पे ले लेता हूं काटने के लिए, तो दिस टेबल इज व्हाट, रैम। रैम इज अ वर्किंग एरिया। तो जब मैं प्याज उठा के टेबल पे ले रहा हूं तो मतलब टेबल का जो स्टोरेज है दैट इज समथिंग जो फास्ट स्टोरेज है, क्योंकि मैं चाकू लेके ट्रे में कूद नहीं सकता। ट्रे में से आई कैन टेक सम ओनियंस आउट, आई कैन हैव इट ऑन माय टेबल एंड देन मैं कट कर सकता हूं। तो जो जगह है जहां पे प्रोसेसिंग हो रही है उसे मैं कहता हूं रैम। और प्रोसेस करने वाला कौन है, मैं हूं। I am the processor who is executing the instructions. So I am responsible to get the onions from hard disk into RAM and then instruction क्या है, प्याज काटने हैं। हाँ, अभी मैं अकेला बंदा हूं, मैं अकेला बंदा हूं, तो एट अ टाइम मैं कितने प्याज काट रहा हूं, लेट्स इमेजिन मेरा एक हाथ है और मैं एक प्याज काट रहा हूं। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं सिंगल कोर प्रोसेसर। एक कोर एक काम एट अ टाइम हैंडल करता है। ठीक है, व्हाट इफ मैं थ्री इडियट्स का वायरस हूं और मैं दोनों हाथों से प्याज कट करता हूं, तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग। एक प्रोसेसर, दो थ्रेड्स, एक प्रोसेसर कोर विच कैन पैरेलली हैंडल टू टास्क्स। ठीक है, ऐसे ही आप चार लोग बिठा दो प्याज काटने के लिए, हो जाएगा आपका क्वाड कोर प्रोसेसर। सेम ही टेबल पे बैठ रहे हैं प्याज काटने के लिए, तो रैम सभी शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही आप 8 बंदे बिठा दो, हो जाएगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और फिर आपने सुना रहेगा प्रोसेसर का कुछ फ्रीक्वेंसी होता है कुछ गीगाहर्ट्ज में, तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना फास्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। जैसे अगर मैं कहूं 1 मिनट में मैं 4 प्याज कट करता हूं, तो मेरा फ्रीक्वेंसी हुआ 4 का। तो 1 मिनट में जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब प्रोसेसर जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो उतना फास्ट काम करता है। जैसे अभी अगर मैं आपको ये सेम पिक्चर में दिखाता हूं ऑन टू दी दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर, तो जरा देखते हैं इसका काम किस प्रकार से चल रहा है। परफॉर्मेंस टैब पे मैं आ जाता हूं। इफ यू लुक एट द प्रोसेसर एंड द डिटेल्स ऑफ इट, एक सेकेंड बस, हाँ, जूम वाला चालू नहीं किया था मैंने। अरे टाइप नहीं हो रहा है क्या, ठीक है चलो इस पे नहीं खेलते। बट आर यू एबल टू सी दिस एरिया, यस। सीपीयू आप देख रहे हो, इधर सीपीयू का 2.4 गीगाहर्ट्ज, ये भी आप देख पा रहे हो। हाँ, हो गया जिंदा हो गया। अभी देखो इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा ठीक से ये, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस थिंग शुड नॉट हैपन। एक सेकेंड ना,
ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये जूम इन जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा, चलो छोड़ो। बट दिस इज योर प्रोसेसर, और लॉजिकल प्रोसेसर कितने दिख रहे हैं? 8। कोर्स कितने दिख रहे हैं? 4। मतलब कितने बंदे बैठे हैं मेरे कंप्यूटर के टेबल पे? 4 बंदे बैठे हैं, और 4 बंदे एट ए टाइम 2-2 टास्क हैंडल कर सकते हैं। लुक एट द रैम, रैम कितना है? 16 GB। तो टेबल मैंने 16 GB के साइज का दे रखा है, जिसपे 4 बंदे बैठे हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं इस लैपटॉप को, तो ऐसा टेबल लगा हुआ है। और प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर इज द वन हु इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? सेटल्ड है? बढ़िया। नाउ इससे आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पकड़ के चल रहा हूं, आपको क्लियर हो चुका है कि रैम का, प्रोसेसर का और हार्ड डिस्क का रोल क्या है इन द डेटा प्रोसेसिंग ऑन अ सिंगल कंप्यूटर. We can also enhance it, we can also make it better. And how are we going to make it better? Let's talk about it. So RDBMS का स्टोरी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है? तो RDBMS में भी ऐसा ही होता है कि यू हैव दिस डेटाबेस सर्वर, जिसमें अपना एक हार्ड डिस्क है, जिसमें फ्यू टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज इज अवेलेबल, सम अमाउंट ऑफ रैम इज अवेलेबल, और प्रोसेसर। तो रैम है मान लो अपना 16 GB, प्रोसेसर है अपने 4 प्रोसेसर कोर्स है, और टेराबाइट्स में अपना स्टोरेज है, लेट्स इमेजिन 2 टेराबाइट अपना स्टोरेज है डेटाबेस सर्वर पे, ठीक है? और एंड आई एम यूजिंग दिस डेटाबेस सर्वर, ये किस काम के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं? तो मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूं। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन हम बनाते हैं, और उसका डेटा स्टोर करने के लिए मैं इस डेटाबेस सर्वर को इस्तेमाल कर रहा हूं। सो डेटा किस रफ्तार से इस डेटाबेस सर्वर में मूव कर सकता है? जितना मेरे सर्वर का लिमिट है। जैसे इफ आई एम यूजिंग हार्ड डिस्क, तो डेटा हार्ड डिस्क में लिखा जा रहा है, और हार्ड डिस्क का रफ्तार अगर 50 MBPS का है, मतलब 1 सेकंड में कितना MB झेल सकता है ये? 50। तो 50 के ऊपर अगर आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 50 के नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या आप गारंटी लेते हो कि आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हो उसमें 50 MBPS के नीचे डेटा जनरेट होने वाला है? कैन यू गारंटी? गारंटी तो नहीं कर सकते। सो द पॉइंट हियर इज, इफ वी कांट गारंटी, कल को जाके 100 MBPS की रफ्तार से, मान लो 500 MBPS की रफ्तार से डेटा आना चालू हो जाता है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो इसमें डेटा लॉस होना इज गोइंग टू बी रियली पॉसिबल, डेटा लॉस पॉसिबल होगा इसमें, और एक्चुअल में प्रॉब्लम्स इसमें ऑकर होने वाले हैं। सो द पॉइंट इज, एक जो प्रॉब्लम है, मेजर चैलेंज है जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस है उसमें, दैट इज द ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट, जिस रफ्तार से वो डेटा ले सकता है। दूसरा चैलेंज है जिसके बारे में मैं बात करूंगा अब। द सेकेंड चैलेंज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज। अभी इसको मैं हटा रहा हूं, आई होप ये सबको समझ में आ चुका है। सेकेंड चैलेंज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज। जैसे आपका स्टोरेज मैंने बोला 2 टेराबाइट है। हाँ, अब डेटा आ रहा है कंटिन्यूसली आ रहा है डेटा, एंड ये 2 टेराबाइट अब फुल हो गया, क्या करोगे? हार्ड डिस्क बढ़ा देंगे हम। कंप्यूटर है, सर्वर है, हार्ड डिस्क बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने 2 टेराबाइट का बना दिया, लेट्स से 4 टेराबाइट। खुश? नाइस, डेटा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब 4 टेराबाइट भी फुल हो गया। अब क्या करें? और बढ़ा देते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है, और बढ़ा देते हैं। 4 टेराबाइट का हमने कर लिया 8 टेराबाइट, 8 का हम गए 16 टेराबाइट, 16 का हम गए 32 टेराबाइट। कोई ना कोई तो एक लिमिट आएगा जिस पॉइंट के आगे यू विल नॉट बी एबल टू स्केल इट। उसकी कैपेसिटी बढ़ा नहीं पाओगे ना एक पॉइंट के बाद। So this limitation is called as vertical scaling problem. एक ही एंटिटी की कैपेसिटी तुम बढ़ाते जा रहे हो, एक पॉइंट आएगा जब वो अपनी लिमिट टच कर जाएगा, उसके आगे तुम उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, उस पॉइंट के आगे तुम उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। सो दिस इज अनदर चैलेंज, एंड द चैलेंज इज व्हाट? वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। ये दूसरा चैलेंज, क्योंकि आप गारंटी नहीं ले सकते ना। मैंने बोला सर 2 से मैंने 32 टेराबाइट तक में लेके गया मेरा स्टोरेज, 2 से 32 टेराबाइट तक लेके गया, बट क्या आप गारंटी लेते हो कि 32 टेराबाइट के ऊपर डेटा जनरेट नहीं होगा आपके प्रोजेक्ट में? कैन यू गारंटी?
नहीं कर सकते हम नहीं बोल सकते कि भाई 32 के ऊपर भी जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये एक इशू था इन द ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स। तीसरा एक और इशू था, चलो 32 टेराबाइट आपने स्टोरेज कर दिया, बहुत खुशी हुई जान के, अच्छा खासा डेटा हम स्टोर कर पा रहे हैं अपने सिस्टम्स में, वेरी नाइस। नाउ मैं कहता हूं जो डेटा 30 टेराबाइट्स या 32 टेराबाइट्स जो भी स्टोर्ड है, उसमें मुझे क्वेरी चलाना है और एनालिटिकल रिपोर्ट जनरेट करवाना है, जिसमें मैं बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ये सारी चीजें देख सकूं। तो ये चार्ट्स देखने के लिए मुझे क्वेरी चलाना पड़ेगा, 30 टेराबाइट डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा, और जो भी आउटपुट आएगा वो मैं रिपोर्ट्स पे डिस्प्ले करवाने में इंटरेस्टेड हूं। अभी अपने पास रैम कितना है, 16 GB, प्रोसेसर कितना है, 4। मतलब आपने किया क्या, आपने प्रोसेसर का सुपारी दे दिया, प्रोसेसर तो मर जाएगा ना, इतने इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस तो चलो एक ही है, बट अमाउंट ऑफ डेटा इज टू मच। अमाउंट ऑफ डेटा कितना, बहुत ज्यादा है अमाउंट ऑफ डेटा, रैम भी कम पड़ेगा, प्रोसेसर भी कम पड़ेगा। तो यहां पे एक ऑप्शन आपको रहता है कि सीक्वेंशियली जाओ, तो फिर इंतजार करो 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे एक रिपोर्ट को लोड होने के लिए, या फिर क्रैश होने के लिए तैयार हो जाओ कि क्वेरी क्रैश हो जाएगा, सर्वर हैंग हो जाएगा। होता है अपने कंप्यूटर्स के साथ ऐसा, जरूरत से ज्यादा तुम उसका जान लोगे तो वो हैंग हो जाएगा। सेटल्ड है। तो तीसरा चैलेंज इज द डेटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज। हाँ, अमाउंट ऑफ डेटा कम है तो एकदम जबरदस्त चलेगा, ठीक है, बट डेटा प्रोसेसिंग फॉर बिग डेटा, बड़े अमाउंट पे डेटा आएगा तो तुम्हारा डेटाबेस सर्वर प्रॉब्लम जनरेट करने वाला है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज अ चैलेंज। एक और चैलेंज है, देखो चैलेंजेस का तो कोई कमी नहीं है, अगर बात करें तो हम रात भर चैलेंजेस पे बात करते रहेंगे, बट जो मेन हाइलाइट्स है, अगर मैं जाता हूं डेटाबेस सर्वर पे, द फोर्थ चैलेंज इज व्हेन इट द फोर्थ चैलेंज यहां पे लिख देता हूं मैं, द फोर्थ चैलेंज इज स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे डेटाबेस सर्वर की बात करोगे तो रिजिड स्कीमा रहता है, रिजिड स्कीमा। स्कीमा का क्या मतलब है, अगर मैंने यूजर टेबल बनाया, मैंने बोला यूजर आईडी, यूजर नेम, सैलरी, ये 3 चीजें हर एक यूजर की स्टोर करो, तो सारे यूजर्स के वो सेम ही डिटेल स्टोर होंगे। जैसे आपका नाम, आपका आईडी, आपका नाम और आपका सैलरी, आईडी नाम सैलरी, आईडी नाम सैलरी, दीज आर व्हाट एट्रीब्यूट्स और दीज आर व्हाट कॉलम्स। तो सबके लिए सेम ही होगा, नॉट वैल्यूज बट द एट्रीब्यूट्स आर गोइंग टू बी सेम। उधर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, जैसे मैंने आपको दिखाया था, लैपटॉप के एट्रीब्यूट्स अलग है, वॉशिंग मशीन के एट्रीब्यूट्स अलग है, ऐसे टाइप का डेटा यू कांट स्टोर इन दी ट्रेडिशनल डेटाबेस सर्वर। तो स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिलता इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी मैं कहूंगा दिस इज अनदर चैलेंज। अब चैलेंजेस की तो कोई कमी नहीं है, चैलेंजेस पे चैलेंजेस आते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। हाउ आर वी गोइंग टू टैकल ऑल ऑफ इट, कैसे हम टैकल करें, कैसे हम इनसे बाहर निकले। तो देयर इज एन अल्टरनेट सोल्यूशन ऑन इट, बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये चैलेंजेस क्या सबको समझ में आ गए? पहले ऑफलाइन बैच में बताओ, फिर ऑनलाइन वालों का रिव्यू लेता हूं मैं। यस, समझ में आ गया सबको? ऑफलाइन में प्रॉब्लम क्या है कि देखो, सवाल समझे बगैर जवाब समझना पॉइंटलेस रहता है, सवाल ही क्लियर नहीं है तो जवाब कहां से क्लियर होगा। ओके, ऑनलाइन में अभी, विशाल, अभी, रोहित, कुलदीप, वैभव, धीरज, वैष्णवी, निकिता, श्री, कल्याणी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो इट सीम्स एवरीवन इज नाउ क्लियर विथ व्हाट वाज द प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन नाउ। अभी सॉल्यूशन पे बात करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहला चैलेंज के बारे में बात किया, क्या था पहला चैलेंज अपना? ट्रांसफर रेट, रफ्तार का पंगा चल रहा है, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्पीड और द रेट एट विच योर डेटा इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, वो प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि तुम्हारा सिंगल मशीन है, सिंगल कंप्यूटर है, ठीक है। अभी एक और रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं और उसके बाद आप मुझे टेक्निकल सॉल्यूशन आप बताओगे। तो ध्यान देना जब मैं रियल लाइफ एग्जांपल पे बात कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपसे पूछूंगा आगे कि क्या करना है। सो ये एग्जांपल मैं हर बैच में देता हूं, और इस एग्जांपल के बाद आपको जो स्टोरी है आगे हम देखने वाले हैं वो सब क्लियर हो जाएगा।
लेट्स इमेजिन देयर इज अ फार्मर, एक फार्मर है, ठीक है, वो खेती वगैरह करता है, काफी डेडिकेटेड मेहनती बंदा है, एंड इसके पास है एक बैलगाड़ी. सो वी हैव, लेट्स से, ऐसा, आई नो, मतलब इतना बढ़िया तो नहीं जमेगा बट ठीक है, ऐसा बैलगाड़ी है ये भाई के पास, ठीक है. वी हैव अ फार्मर एंड वी हैव अ बैलगाड़ी. व्हाट हैपेंस इज, ये बंदा डेली अपना अपना प्रोडक्शन निकालता है, बैलगाड़ी में लाद के लेके जाता है और मार्केट में जाके बेचता है. सिंपल है. तो क्या है, क्योंकि ये काफी मेहनती बंदा है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है संदीप माहेश्वरी के, नथिंग इज इम्पॉसिबल वाला, तो ये भाई बहुत मेहनत कर रहा है, बिना एकदम दिन रात सब एक करके अच्छा खासा प्रोडक्शन निकालना चालू कर रहा है. बैल भी खुश है कि अपने पास अच्छा बंदा है. तो ये प्रोडक्शन ऑन अ डेली बेसिस बढ़ते जा रहा है, जो फार्मर प्रोडक्शन निकाल रहा है बढ़ते जा रहा है. बैल भी खुश है, बट एक पॉइंट पे बैल बोलेगा, भाई देखो, इतना सारा वजन तुमने मेरे ऊपर डाला है, तो मेरे को नहीं जम रहा है भाई इतना वजन उठाना, तो इस पे कुछ करो. फार्मर ने बोला, क्यों नहीं, जरूर करेंगे. फार्मर ने इस बैल को उसके गांव के सबसे बढ़िया जिम में इनरोल करवाया, उसको प्रोटीन पाउडर, BCAA, पर्सनल ट्रेनर सब लगवा दिया. नाउ दिस बैल इज नॉट ए रेगुलर बैल एनी मोर, नाउ दिस इज अ मस्कुलर बैल. तो थोड़ा अपन उसको जरा मसल वसल निकालते हैं. चेहरा ही बड़ा इसका, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं ड्राइंग पे उतर आया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. इसके पैर भी, थाइज वाइज भी लगाता है, तो आई नो ही इज अ बैल, थोड़ा कॉकरोच के जैसा लग रहा है, बट ठीक है. हाँ, अब ये बन गया है एक मस्कुलर बैल, ठीक है. अब मस्कुलर बैल है, एंड ऑफ कोर्स अभी मसल्स वसल्स आ गए, एंड काफी ज्यादा अभी ये गांव में पॉपुलर हो रहा है, बॉडी बिल्डर वगैरह काइंड ऑफ है. तो अब बॉडी बिल्डर का जैसे एक दिमाग रहता है कि आने दो जितना आना है, वो कभी मना नहीं करते, तो ईगो पे आ जाता है वजन उठाने के मामले में, तो बोला आने दो. फार्मर भी खुश, फार्मर ने और प्रोडक्शन निकालना चालू किया, भर रहा है भर रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अब ये भी बोलने को लगेगा कि भाई क्या कर रहा है, मतलब ठीक है जिम कर रहा है, पर्सनल ट्रेनर है, अच्छा डाइट है, बट मतलब थोड़ा फिजिक्स, मतलब मैं बैल होके मेरे दिमाग में फिजिक्स आ रहा है, तेरे दिमाग में नहीं आ रहा है क्या, इतना वजन एक बैल नहीं उठा पाएगा, मैं नहीं उठा पाऊंगा. तो फार्मर उसको संदीप माहेश्वरी का ज्ञान देने लग गया, कह रहे क्या बात करता है तू, कुछ इम्पॉसिबल नहीं रहता है. वो बोला एक काम कर, तेरा इम्पॉसिबल तेरे पास रख, ये तेरे गर्दन पे डाल और तू लेके जा, इम्पॉसिबल नहीं है ना, तू उठा और लेके जा. बैल अभी बोलता है कि भाड़ में जाए तेरा काम, तेरा जो भी एहसान है वो तेरे पास, मैं नहीं कर रहा तेरे लिए काम अब आज से. कि वही रहता है ना, जो बंदा परेशान है उसको ज्ञान दो तो उसका दिमाग सटकता ही है, अनुभव रहा होगा आपका. कोई अगर परेशानी में है उसको तुम ज्ञान देने जाओ कि भाई तुम चार चीजें ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो, तो जो बंदा परेशानी में, उसको सोल्यूशन से लेना देना नहीं रहता, उससे एक ही लेना देना रहता है कि मेरे को भाव दो, मेरे सुनो, मेरा प्रॉब्लम सुनो, उसको वो लेना देना रहता है. अब यहां पे बैल निकल गया, बैल बोला ठीक है, ये ले तेरा रेजिग्नेशन, मैं छोड़ रहा हूं तेरा कंपनी, नोटिस पीरियड में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, जो करना है कर ले. नाउ दिस फार्मर इज उदास, कोई ज्ञान उसे बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका सारा माल खेत में पड़ा हुआ है और कोई लेके नहीं जा रहा है. इमेजिन करो कि ये ट्रैक्टर की दुनिया नहीं है, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूं तो कोई ना कोई बोलता है ट्रैक्टर लगा दो. इमेजिन करो कि ये ट्रैक्टर की दुनिया नहीं है, और ये फार्मर रोता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा है, मस्त पेड़, पेड़ तो बन जाएगा मेरे से, एक पेड़ के नीचे बैठा है, रो रहा है अपने प्रॉब्लम को लेके, और आप उस पेड़ के पास से गुजर रहे हो, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे. उसने आपका पूरा, उसको पूरा प्रॉब्लम बताया उसने आपको कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा ऐसा डिफिकल्टी हो रहा है, तो क्या सजेस्ट करोगे उसे. नहीं, रैम प्रोसेसर है ही नहीं ना यहाँ पे, रैम प्रोसेसर का स्टोरी नहीं चल रहा है. कौन, हमको टेक्निकल क्लासेस नहीं ले रहे अभी, अपन खेती कर रहे हैं. हाँ, हाँ, क्या कर सकते हैं, दो बैल लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सही है सही है. ओके, ऑनलाइन से भी आ रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूट करो, रिसोर्स शेयर करो, और एक एक्स्ट्रा बेल लगा लेना है, और डिस्ट्रीब्यूट करना है, परचेस मोर बुलक कार्ड्स. ओके ओके, कोई रिलेशनल नहीं है,
कौन डीजीपी? डीजीपी सो गया, गया टेक्नोलॉजी भाड़ में। यही बात होगा अभी खेती का, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज, ऑफ कोर्स ऑफलाइन में क्या आपने बोला था? आपने बोला था डिस्ट्रीब्यूट करना है एक, ठीक है, और बाकी किसी का कोई सजेशन है, क्या बोलोगे आप? दो बेल लगा दो। दो बेल एक बैलगाड़ी पे लगाओगे तब भी तो चैलेंज आना ही है, क्योंकि अगर एक को प्रॉब्लम हो रहा है, कल को जाके दोनों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। सेटल्ड है? तो हम ये कहेंगे कि देखो भाई मेरे, जैसे ऑनलाइन में से एक आया था, वन मोर बुलक कार्ट, अभी ये सब हटाते हैं हम, ठीक है। तो हम उस फार्मर को सजेशन देंगे कि भाई तू एक बैलगाड़ी के ऊपर चल रहा है, तो एक काम कर, मल्टीपल बैलगाड़ियां लगवा ले, ठीक है, जैसे सिंगल हो, डबल हो, जो भी हो। सो दिस इज लेट्स से अ बैल, और अभी मस्कुलर बैल की जरूरत है क्या? नहीं है, ये हो गया एक बैलगाड़ी, और ऐसे ही मल्टीपल बैलगाड़ियां लगवा लो अपने काम के लिए। सही है, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो भी वो प्रोडक्शन निकाल के लेके जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अलग अलग बैलगाड़ियों में। और ये बैलगाड़ियां रैंडम नहीं चलेगी, ये कैसी चलेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये बैलगाड़ी कैसी चलेगी, जैसे एक के पीछे एक, बराबर एक के पीछे एक, जैसे ये एक बैलगाड़ी है, इसके पीछे एक और बैलगाड़ी है, ऐसा चेन में बांधना पड़ेगा इनको, है ना? आपने देखा है गांव की तरफ ऐसा होता है? यस। एक बैलगाड़ी को रस्सी से बांध के दूसरा बैलगाड़ी, और सामने कौन बैठता है? फार्मर, जो पहला वाला बंदा है फार्मर यहां पे आ जाएगा। फार्मर इस पर्टिकुलर बैलगाड़ी पे बैठा हुआ है, एंड ये डायरेक्ट कर रहा है कि कहां पे जाना है। अब फार्मर का कहानी सिंपल हो गया ना। जब भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन उसका बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा? वो और बैलगाड़ी जोड़ लेगा। सही है, रस्सी बांध के ट्रेन के जैसा। हैव यू सीन सिंघम मूवी? जयकांत शिखरे अकेला चलता है, उसके पीछे कितनी आगे पीछे गाड़ियां चलती है। वैसा ही अपने भाई का एंट्री रहेगा मार्केट में। तो जो प्रोडक्शन निकल रहा है, अब उसको अच्छी तरीके से बेच पा रहा है और उसको अभी डिफिकल्टी नहीं हो रहा है। एंड द मैजिक बिहाइंड इट अकर्ड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड। लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सेटल्ड है? अब हम बात करते हैं वापस से, लेट्स कम बैक एंड टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। अभी आई वुड लाइक टू हियर द टेक्निकल टर्म्स। मेरे पास एक सिंगल बैलगाड़ी है, इस सिंगल बैलगाड़ी के अपने लिमिटेड रिसोर्सेस है, जैसे कि रैम और प्रोसेसर। इसमें बहुत ज्यादा डेटा, माने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन एट अ टाइम आ रहा है, लोड बढ़ते जा रहा है। एक पॉइंट आ गया जहां पे बोला, अपने सिस्टम ने बोला भाई बस बहुत हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। हाँ, अब इस पे आप क्या सॉल्यूशन दोगे? ठीक है, ठीक है, ओके, 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 ठीक है, ठीक है। बट फिर भी अभी तो हम सिंगल एंटिटी पे ही बात कर रहे हैं ना, एक ही सर्वर पे बात कर रहे हो अभी भी। तो अभी कितना भी तुम बढ़ाओ, एक एक बहुत महान आदमी है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, पर आदमी महान है, वो ये बोल के गया, मोर डेटा जो है इट कैन बीट बेटर एल्गोरिदम्स। तुम कितना भी बढ़िया सिस्टम फिट करो, अगर अमाउंट ऑफ डेटा ओवरवेलमिंग है, आज नहीं तो कल वो तुम्हारा सिस्टम डाउन करेगा। सेटल्ड है? यस। एनी अदर सजेशंस? और कोई बता सकता है क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द एग्जांपल ऑफ फार्मर? हाँ, आप आपस में बात कर सकते हो, आपस में ऑफलाइन में जो है डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन में कोई बताना चाहेगा माइक चालू करके कि क्या हो सकता है इस एरिया में? ओके, प्रांजल। क्लाउड कंप्यूटेशन फॉर लोड बैलेंसिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, ओके, ओके। मल्टीपल हार्ड डिस्क और रैम, ओके, ओके। स्केल अप सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट,
रेंट द कार्ड एज पर रिक्वायरमेंट, हॉरिजेंटल स्केल, ओके ओके, काफी सारे टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आया दिमाग में किसी के? बताओ। गलत तो गलत भाई, गलत जवाब ऑलवेज वेलकम। हाँ, बढ़ाने पड़ेंगे। तो अभी जो हम सिंगल सर्वर पे चल रहे हैं, व्हाट इफ आई हैव अ मल्टीपल सर्वर्स? अगर मल्टीपल सर्वर्स में लगा देता हूं और मैं इनमें अपना डेटा स्टोर करवा देता हूं कुछ इस प्रकार से, मल्टीपल सर्वर्स और उनमें अपना अपना डेटा मैंने स्टोर करवा दिया, लेट्स इमेजिन इफ वी डू इट, तो क्या लगता है अपना प्रॉब्लम यहां पे सेटल्ड होता है? जब भी हमें ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है, मैं एक और सर्वर लगा दूंगा, जैसे एक और बैलगाड़ी लगाया जा रहा था। जब भी मेरा डेटा और बढ़ेगा, मैं और बढ़ाते जाऊंगा जो जो मुझे लग रहा है। एवरीवन एग्रीज विद इट? हाँ, and what if I say theoretically there is no limit on the number of machines which you can add? Theoretically speaking, if I say there is no limit on the number of machines which we can add, तो ये भी सेटल हो सकता है। ओके, वैष्णवी से S3 यूज करेंगे तो जो डेटा यूज में नहीं, S3 यूज करेंगे जो डेटा यूज में नहीं है। ओके, S3 तो ठीक है, बट S3 के पीछे भी कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना, कि S3 पे हम इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर पा रहे हैं और रिट्रीव भी कर पा रहे हैं और अच्छा ट्रांसफर रेट भी मिल रहा है। तो क्या है S3 के पीछे? ऐसा ही कोई डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का सिस्टम है। मल्टीपल सर्वर्स पे आपका डेटा स्टोर किया जा रहा है। जो भी आप S3 पे लिखते हो, गूगल ड्राइव पे लिखते हो, वो एक जगह पे नहीं होता। इट माइट बी ब्रोकन डाउन इनटू चंक्स एंड इट माइट बी स्टोर्ड ऑन टू डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स। वो तो जब आप मांगते हो उस डेटा को, तो वो सब एग्रीगेट करके आपके सामने रख देगा। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो मैकेनिज्म आप अभी देख पा रहे हो, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। डेटा था, बहुत ज्यादा था, एक मशीन पे नहीं जा रहा था, तोड़ तोड़ के अलग अलग मशीन्स में बांट दिया। दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज इज? ऑलराइट, देन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट के आगे वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट, जिसके लिए मैं नॉर्मली एक जिम का एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोग जिम में कदम रख चुके हैं जीवन में कभी भी? ऑलमोस्ट सभी। ऑनलाइन में एग्जांपल रिलेट होना चाहिए ना? ओके ओके ओके, चलो, ऑनलाइन में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जिम में जा चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो मान लो हम सब ने ठाना है कि एज अ बैच हम बिग डेटा तो सीखेंगे भी, लेकिन हम फिटनेस पे भी ध्यान देंगे। तो हम सब ने क्या किया, अपने ऑफिस के नीचे या फिर इधर सामने अपोजिट साइड में एक जिम है, तो हमने बोला लेट अस ज्वाइन दिस पर्टिकुलर जिम। तो अगर मैं जिम को ज्वाइन करता हूं, और हम कितने लोग हैं, हम लेट्स इमेजिन फॉर नाउ वी आर अराउंड, अभी ऑनलाइन में कितने, 40 एंड देन ओके ठीक है, वी आर अराउंड 50 पीपल, 50 लोग हैं हम। तो हम सब जाते हैं और जिम में जाके बैठते हैं। चलो भाई, हम बल्क में मेंबरशिप ले रहे हैं तुम्हारे जिम का, 50 लोग हैं, ठीक है, ये हम 50 हैं। अभी सारे 50 नहीं निकालता हूं मैं, वी आर 50 पीपल। हम जिम में गए और जिम में जाते ही जो पहला दृश्य हमने देखा, दैट वाज कि देयर वाज अ मैन, और बहुत जबरदस्त बॉडी बिल्डर था, ठीक है। और इस भाई को हमने देखा 50 किलो 60 किलो ऐसा वजन उठा रहा है, और इसको देखने से अपना कॉन्फिडेंस सीधा पाताल में चला गया। हमने क्या किया, हम एक साइड में बैठ गए, बोलेंगे भाई जाने दो, अभी ये अपने बस की बात नहीं है जिम करना। हम उदास हो गए, हम एक साइड में बैठ गए, बोलना आज आ तो गए हैं, कल से शक्ल नहीं दिखाएंगे, इधर तो आते से ही इंसल्ट हो रहा है अपना। इंसल्ट हो तो हमने लिया, तो बंदा अपना अपना वजन उठा रहा है, बट हम देख रहे हैं ना लोग कौन सी लेवल पे, हम कितना पीछे हैं। तो इतना डिस्टेंस कवर करने से अच्छा अपना सुखी जिंदगी जीते, 2 टाइम खाना पीना, जो चिल चल रहा है वही चलने देते हैं। ये तो मामला हो गया, हम बैठ गए आराम से। फिर उस जिम में एक, क्या कह सकते हैं हम, एक एंजल टाइप ऑफ आदमी था। उसके सर पे मैं एक चक्री बना देता हूं,
दिस वॉज अ वाइज मैन, उसने हमारा परेशानी देखा, बोला अरे ये सब तो बैठ गए। और लेट्स इमेजिन ही इज फ्रॉम द मैनेजमेंट, जिम मैनेजमेंट, और इसको समझ में आ गया गड़बड़ी क्या है। अगर इन लोगों का समस्या दूर नहीं किया तो ये सिर्फ 1 महीने की फीस पे निकल लेंगे। तो उसने बोला चलो लेट्स डू समथिंग। फिर हमारे पास आया, हम लोगों से इंटरेक्ट किया, हमें बोल रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। हमने बोला ऐसा ऐसा है, हमारा मोरल डाउन हो चुका है, बस खत्म हमारी कहानी यहीं पे। वो बोल रहा है ठीक है, आप सब ऐसा काम कर सकते हो जो ये बंदा अकेला नहीं कर सकता। हम बोलेंगे क्या बात करते हो भाई, हमारे एक बंदे के हाथ, हमारे 4 हाथ एक करोगे तो उसका एक बनेगा। तो बोलेंगे भाई ऐसी क्या बात कर रहे हो, ये बंदा हमसे हर एस्पेक्ट में आगे है। तो बोला नहीं, फिर भी मैं तुम लोगों को चैलेंज करके देता हूं कि तुम लोग जो कर रहे हो वो, मतलब तुम सब जो कर सकते हो वो ये नहीं कर सकता। बोले ठीक है चलो, आप कितने लोग हो, बोले 50 लोग हैं हम, ठीक है। इस बंदे के पास वो जाता है और इस बंदे को बोलता है देख तू ऐसा काम नहीं कर सकता जो ये लोग कर सकते हैं। बोला क्या? वो बोला 500 किलो वजन उठाना है, और 500 केजी का एक बड़ा सा, मैं कहूं प्लेट बोल लो आप, या फिर बड़ा सा लोहे का वजन वो लेके आ गया। और ये पहलवान को बोला भाई उठा। अब इंसान तो इंसान होता है, इंसान का अपना एक क्षमता होता है। 500 के लिए केजी उठाने को बोलेगा तो जमेगा क्या इसको? बट इसने चैलेंज ले लिया, इसने कोशिश किया, बहुत अलग अलग एंगल से उठाने की कोशिश किया, नहीं जमा, पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, अब उसने क्या किया, बोला ठीक है अब इससे पहले इंटरनेट जा चुका था। ओके ऑनलाइन कैंडिडेट्स, क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। और थोड़ा जरा कनेक्शन का गड़बड़ी हो गया था। हाँ, तो ये बंदे को 500 केजी वजन उठाते आया क्या? ये उठा नहीं पाया। फिर उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन 50 लोगों को आगे खड़ा कर देते हैं। तो ये 50 लोग आगे खड़े हो गए, हम 50 लोग ऐसे एक लाइन में खड़े हो गए। बोले ठीक है तुम 50 लोग अपनी एक एक लाइन में खड़े हो जाओ, और हम सबके सामने 10-10 किलो वजन रख दिया। तो 50 लोग सब 10 किलो वजन एक साथ अगर 3 के काउंट पे उठाते हो तो एक साथ कितना किलो वजन उठता है? 500 किलो वजन उठ जाता है। उसने बोला 1 2 3, हम सबके सामने 10-10 किलो था, हमने उठा लिया। तो क्या हमने वो काम कर दिया जो एक बड़ा बंदा नहीं कर पाया? यस। यहां पे आता है प्रोसेसिंग की बात। व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग के हिसाब में अगर आप देखो, चीज है जो मैंने इनिशियली बात किया था, एक सिंगल सर्वर है, भले आप उसमें अच्छा खासा स्टोरेज दे दो, बट प्रोसेसर और रैम हमेशा कम पड़ेंगे, डिले होगा, या फिर क्रैश होगा, या होगा ही नहीं काम। बट यही काम अगर मैं अलग अलग सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो डू यू थिंक इट इज गोइंग टू वर्क प्रॉपरली? अभी जैसे मैं 100 GB डेटा नहीं कर पा रहा हूं प्रोसेस, तो मैंने क्या किया, 2-2 GB डेटा उठाया और 50 कंप्यूटर्स में बांट दिया, और 50 कंप्यूटर्स को बोला आप करो प्रोसेस इसे। 2 GB डेटा, इज इट अ बिग डील फॉर अ कंप्यूटर? एटलीस्ट जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर से आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए इससे पहले मैं टेक्निकल चीजों में उतरूं। इसे हम क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग से पहले हमने क्या देखा? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। सो दीज आर द टू थिंग्स विच वी शुड बी अवेयर ऑफ। इससे पहले कि मैं आपको उस टूल के बारे में बताऊं जिसने मार्केट में आते ही हंगामा मचा दिया था। आज की डेट में ऑफ कोर्स उसे हम एक हीरो की तरह याद करते हैं जो डेटा इंजीनियरिंग डोमेन में उतरा था, और आज भी वो जिंदा है। ऐसे नहीं कि चला गया मार्केट से, है आज भी है, बट इट इज अवेलेबल इन ए डिफरेंट वे। तो मैं बात कर रहा हूं हडूप के बारे में। यस, ऑनलाइन में बराबर से पकड़ा है। हडूप, हडूप इज समथिंग जिसके बारे में हमें बात करनी है। बट अगर आप नहीं जानते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या है, अगर आप नहीं जानते तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या है, तो हडूप सीखना इंपॉसिबल है। क्योंकि हडूप की डेफिनेशन में ही बोला गया है कि हडूप इज समथिंग विच प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। अब पता ही नहीं है तो कहां से समझ में आएगा?
और हडूप ये चीज प्रोवाइड कैसे करता है, दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड। वो भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग प्रोवाइड कर रहा है ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑफ कोर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू दी हडूप। तो हडूप जो है वो एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर की तरह चलता है, जिसमें यू आर गोइंग टू हैव ए मास्टर एंड यू विल बी हैविंग मल्टीपल स्लेव मशीन्स। ठीक है। जिस समय पे हडूप मार्केट में आया था तब भाषा सॉफ्ट नहीं हुआ करती थी, 2008 7 8 के आसपास की बात है ये। तो उस टाइम पे मास्टर स्लेव बोलते थे, आज के टाइम में बोलते हैं मास्टर वर्कर। कि स्लेव बोलना उनको ऐसा लगता है कि इंसल्ट है। ठीक है, तो सॉफ्ट लैंग्वेज। कोई अगर स्टैंड अप कॉमेडी फॉलो करता है तो जॉर्ज कार्लिन नाम का एक बंदा है, उसने सॉफ्ट लैंग्वेज पे बहुत जबरदस्त तोड़ा है। किसी को देखना है तो देख सकता है स्टैंड अप कॉमेडी। बस आपके कानों का और दिमाग का क्षमता होना चाहिए उस इंसान की भाषा सुनने के लिए। ठीक है, बहुत जबरदस्त रोस्ट किया था उसने, बट दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन। देयर इज गोइंग टू बी अ मास्टर एंड देयर आर गोइंग टू बी स्लेव्स। ठीक है, नाम सुनते ही क्या लगता है, मास्टर कौन रहता है, स्लेव कौन रहता है। मास्टर विल डिसाइड व्हाट विल हैपन एंड स्लेव्स आर गोइंग टू परफॉर्म वॉट एवर मास्टर इज गोइंग टू टेल देम। मास्टर जो भी बोलेगा स्लेव करेगा। स्लेव के पास चॉइस है? नहीं है। हाँ, बट अभी रिसेंट में वो बोल रहे हैं मास्टर वर्कर, तो वर्कर के पास तो चॉइस है, वर्कर के पास अधिकार है। तो टर्मिनोलॉजी सही नहीं जाता है मेरा भी हिसाब से। मैं अगर इस चीज को देखूं तो मैं मास्टर स्लेव ही बुलाऊंगा, क्योंकि मास्टर जो भी बोलेगा अगर स्लेव जिंदा है तो उसे करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये कोई एक्चुअल जीव जंतु नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की। तो मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीपल कंप्यूटर्स लेके आ सकता हूं जिसपे आई कैन इंस्टॉल हडूप, जिसमें से एक कंप्यूटर को मैं मास्टर बना दूंगा, बाकी कंप्यूटर्स को मैं स्लेव बना दूंगा। और फिर मैं कहता हूं देखो मेरे पास इतना इतना डेटा है, आई वुड लाइक टू राइट दिस डेटा। तो मास्टर बोलेगा ठीक है, ये डेटा तुम इस मशीन में, इस मशीन में और इस मशीन में लिख दो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज हो गया। मैं मास्टर के पास चला जाऊंगा, बोलूंगा ये मेरा डेटा है, उठाओ इसे और बांट दो इसको अलग अलग कंप्यूटर्स में। या फिर मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं मास्टर के पास जाऊंगा, ये मेरा डेटा है, राइट करो। तो मास्टर विल टेक केयर ऑफ इट कि उसने कहां पे जाना है, मास्टर डिसाइड करेगा। देन अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक सर्टन कोड है और मैंने अभी जो डेटा लिखवाया है उस डेटा पे मेरे को इस कोड को एग्जीक्यूट करके डेटा प्रोसेसिंग करवाना है, तो मास्टर तो जानता है उसने कौन सा डेटा कहां पे भेजा है। सही है, वहां पे कोड को लेके जाएगा, प्रोसेसिंग करने को बोल देगा। तो क्या एक साथ मल्टीपल लोग आपस में या मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ एक ही काम को कर रहे हैं? यस, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? जैसे इमेजिन करो मैं कहता हूं कि मुझे आज लेट्स टेक इट फॉर एन एग्जांपल कि हम कोई वुडन आर्ट बनाते हैं, लकड़ी का आर्ट बनाते हैं। मैंने आप सब लोगों को पिक्चर दे दिया एक, मैंने बोला आज हमको सलमान खान का वुडन मॉडल बनाना है। तो मैंने आप सबको लकड़ी के टुकड़े दे दिए, लकड़ी के टुकड़े आपके सामने हैं और मैंने आपको डिजाइन दे दिया, आपको मालूम है क्या करना है, तो आप तराशना चालू कर दोगे, लकड़ी का मॉडल बना दोगे। मैं कहता हूं मुझे 10 मॉडल बनाने हैं ऐसे, तो एक बंदे से मैं 10 मॉडल बनवा सकता हूं या 10 बंदों को मैं 10 लकड़ी के चंक दे सकता हूं। तो एक बंदे से 10 मॉडल बनवाना बेहतर है या 10 लोगों में 10 लकड़ी के चंक डिस्ट्रीब्यूट करना? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, काम फास्ट कहां पे होगा? इन द सेकंड ऑप्शन। यस, सेकंड ऑप्शन में काम जो है वो बेहतर होगा और रफ्तार भी थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ज्यादा रहेगा। ठीक है, ओके, कोई ज्वाइन कर रहा था इट सीम्स। ओके ओके, ऑनलाइन में भी कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द बेटर वन। सही है, सही है, सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द बेटर वन। तो हडूप यही करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। अब हम जान गए डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कर रहा हूं तो एक कंप्यूटर का रैम प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है या मल्टीपल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है? मल्टीपल कंप्यूटर्स का रैम और प्रोसेसर इज गेटिंग यूटिलाइज्ड एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाई हमको फायदा मिल रहा है। ठीक है, नाउ अगर हमें और डीप जाना है तो हमें हडूप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं,
और हडूप किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को हैंडल करता है, ये चीज जाननी पड़ेगी. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, ऑफ कोर्स वी कैन प्रोसीड फर्दर ऑन दैट, बट सबसे पहले हमें कुछ चीजें पता होना जरूरी है इससे पहले हम हडूप में चले. 5 V's ऑफ बिग डेटा सुना है? नहीं सुना है? 5 V's ऑफ बिग डेटा ऑनलाइन किसी ने सुना है? ओके ओके, काफी सारे लोग हैं ऑनलाइन में. ओके ओके, बढ़िया बढ़िया. नहीं सुना है? कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है. तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं या फिर एक बार हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं. एनीवेज, जब भी मैं बिग डेटा को लेके स्टार्ट करता हूं कोई भी सेशंस, तो इन 5 V's के ऊपर बात करना इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी. बिना इन पे बात किए तो अपना सेशन चालू होता ही नहीं है. तो 5 V's ऑफ बिग डेटा मैं आज आपको बता देता हूं, और इन 5 V's के बाद कल हम हडूप के आर्किटेक्चर में उतरने वाले हैं कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज कैसे प्रोवाइड करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कैसे प्रोवाइड करता है. इन इलाकों पे हम बात करेंगे कल. मोस्टली टुमारो वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. और एक बार ये दो इलाके सेटल हो जाएं तो क्लस्टर मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे कि क्लस्टर क्या होता है, उसे मैनेज कैसे करना है. एंड लेटर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पाइथन. तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट विल स्टार्ट विद द पाइथन. जितना जल्दी पाइथन कवर है उतना मैं आपके सर पे बैठ सकता हूं कि एक्सरसाइजेस डेली के क्या आपने करने हैं. ठीक है, तो जब पाइथन चालू करेंगे तो डेली बेसिस पे एनीवेज 5-5 6-6 एक्सरसाइजेस मैं आपको देने ही वाला हूं. बट पाइथन खत्म होने के बाद भी बेताल के जैसा आपके खोपड़ी पे एक्सरसाइजेस रहने वाले हैं टिल द एंड ऑफ द कोर्स. ये रूटीन रहेगा, ये डेली रूटीन रहेगा. ठीक है फिर? All right. Now let's get into it. 5 V's of big data. Let's talk about it. Volume. ये पहला V है. So when we talk about big data, तो 5 V's of big data are nothing but 5 characteristics of big data. Volume ज्यादा है, मतलब of course data is more. तो वॉल्यूम, अगर बिग डेटा की बात करें तो वॉल्यूम ज्यादा ही रहेगा ऑफ कोर्स. और ज्यादा डेटा होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में हमने आज बात किया ऑलरेडी, कि सिंगल मशीन मर जाएगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा. वी टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी. सेकेंड थिंग इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी, अगर फिजिक्स की आपने पढ़ाई की है 11th 12th में, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ वेलोसिटी. बट डोंट वरी, विल नॉट गेट इनटू फिजिक्स क्लास, क्योंकि मेरा खुद का बड़ा कमजोर था फिजिक्स, तो उसमें नहीं जाते हैं. वेलोसिटी का मतलब होता है रफ्तार, द रेट एट विच डेटा इज गेटिंग जनरेटेड. अगर मैं बात करूं ट्विटर की, आजकल ट्विटर को क्या कहा जाता है? एक्स. तो यहां पे एक दिन के 10,000 ट्वीट्स चलते हैं, या एक सेकंड में 10,010 के ट्वीट्स पर सेकंड. कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेटा विच इज गेटिंग जनरेटेड इन 1 सेकेंड? और इस डेटा पे इमीडिएटली आपको निर्णय लेने हैं. तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा रफ्तार से आपका डेटा जनरेट हो रहा है. लार्ज और आई वुड से ह्यूज स्पीड. और आजकल की डेट में वही है. अभी कोई मॉल के वॉशरूम में भी चला जाए तो उधर भी 50 फोटो खींच के निकलते हैं लोग. दैट टू अपडेट भी करके निकल जाते हैं, अपलोड भी करके निकल जाते हैं. रील्स की बात करो तो इतने महान महान लोग हैं, शायद ही दुनिया में कोई पॉइंट बचा होगा जिसपे रील या शॉर्ट नहीं बना होगा. आप कितना भी वाहियात या कितना भी अच्छा पॉइंट लेके आओ, यू विल सी रील्स. तो कंटेंट तो फ्लड, बाढ़ आ चुका है कंटेंट का. तो अमाउंट ऑफ डेटा इज गेटिंग जनरेटेड एट वेरी हायर रेट्स, बहुत तगड़ा रफ्तार से जनरेट हो रहा है. एंड ये एक बिग डेटा का कैरेक्टरिस्टिक है कि रफ्तार ज्यादा होता है. तीसरा वी होता है वैरायटी. वैरायटी जैसे कपड़ों में होता है वैसे डेटा में भी होता है. अलग अलग प्रकार का डेटा, जैसे स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड. हाँ, अभी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में डिफरेंस क्या है वो हमें जानना जरूरी है.
नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्ड डेटा, नाम सुन के लगता है ना कि प्यारा बच्चा है, मैनेजेबल है, सेटल हो सकता है। जैसे रोज है, कॉलम्स है और हर कॉलम का डेटा टाइप है। मैंने बोला कि मेरा डेटा कुछ इस प्रकार से अवेलेबल है, जिसमें आई हैव लेट्स से आईडी, देन नेम और लेट्स से सैलरी। तो सारे आईडी के कॉलम में सारे आईडीज होंगे, नेम के कॉलम में सारे नेम्स होंगे और सैलरी के कॉलम में सारे सैलरीज होंगे। एवरीवन एग्रीज विद इट। और आईडी कॉलम क्योंकि इंटीजर है, कोई यहां पे ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा आईडी है कटप्पा, इधर नंबर ही आएगा। सैलरी में कोई ये नहीं बोल सकता मेरी सैलरी है शिवगामी, इधर भी नंबर ही आएगा, न्यूमेरिक डेटा रहेगा यहां पे। अगर आप चाहो भी तो डाल नहीं सकते, अगर आप चाहो भी तो यहां पे अपडेट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्ट्रक्चर्ड डेटा। इनके डेटा टाइप्स डिसाइड होते हैं, जैसे आईडी जो है ये इंटीजर होना चाहिए, नेम जो है ये स्ट्रिंग होना चाहिए, सैलरी जो है वो फ्लोट होना चाहिए, मतलब डेसिमल पॉइंट में वगैरह हो सकता है। तो ये डेटा टाइप्स असाइंड है और इनके अलावा इन कॉलम्स में और कोई वैल्यूज नहीं आने वाले। क्लियर हो रहा है सबको? ये प्रकार का जो डेटा रहता है दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चर्ड डेटा। दूसरे प्रकार का डेटा होता है जिसमें आप कह सकते हो कि डेटा टाइप्स का हिसाब ही नहीं होता है, डेटा टाइप पिक्चर में नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसा नॉर्मल लेट से आपका कोई फाइल है, ठीक है, कोई टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल में तो आप जो मर्जी लिख लो, हाँ स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं, बट जो मर्जी लिख लो। अभी 4 की जगह पे मैं लिख दूं कटप्पा, क्या फर्क पड़ रहा है टेक्स्ट फाइल में? नेम की जगह पे मैं लिख दूं गोविंदा, सैलरी की जगह पे मैं लिख दूं शिवगामी, कौन पूछ रहा है? इफ इट इज अ टेक्स्ट फाइल। बट डू यू सी अ स्ट्रक्चर फॉर दिस टेक्स्ट फाइल कि आईडी है, नेम है, सैलरी है? स्ट्रक्चर तो है, बट डेटा टाइप का कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है डेटा टाइप को लेके। ऐसे प्रकार का जो डेटा होता है जिसमें स्ट्रक्चर तो है पर डेटा टाइप को लेके फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट इज व्हाट वी कॉल सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। और तीसरा प्रकार है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब ऑडियो, वीडियो, रॉ टेक्स्ट, ये सब तुम्हारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंडर आते हैं। तो ये है आपका तीसरा वी, विच इज वैरायटी। सेटल्ड है यहां तक? ओके ओके, ऑनलाइन में बताओ जरा, यहां तक सेटल्ड है तो ओके। वैष्णवी और बताओ। ओके, प्रथमेश, सुशांत, गौरव, कुलदीप, शाल, बढ़िया बढ़िया। ओके, आफ्टर दैट वी हैव 2 मोर। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी तो हो गया, इसके आगे होता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आगे जाके आपके एनालिसिस की धज्जियां उड़ा सकती है। जो मैंने कल बात किया था गाड़ी की स्पीड का, या मैंने बात किया था फेक रिव्यूज का, कैसे आप जज करोगे, कैसे आप इवेल्युएट करोगे, वी टॉक्ड अबाउट इट, राइट? तो वेरासिटी का मतलब है इनकंसिस्टेंसी। अगर अमाउंट ऑफ डेटा बहुत रफ्तार से है, बहुत ज्यादा है, तो देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग इनकंसिस्टेंसी इन दैट डेटा। ठीक है, और आखिरी वी होता है वैल्यू। वैल्यू, ऊपर सारे कंप्लेंट्स है, इफ यू लुक एट इट केयरफुली, सारे के सारे कंप्लेंट्स हैं। जैसे अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है, रफ्तार बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, इनकंसिस्टेंसी भी है, और इसको देखकर थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव संदीप माहेश्वरी वाला वाइब आ रहा है, वैल्यू। इतनी सारी झंझटों को पाल क्यों रहे हो? क्यों डील करें हम वॉल्यूम के साथ, क्यों डील करें वेलोसिटी के साथ, क्यों हम अलग अलग प्रकार के डेटा को प्रोसेस करें, क्यों हम इनकंसिस्टेंसी को लेके लोड ले? क्योंकि बिग डेटा के अंदर छिपी हुई है वैल्यू। And what is value? Value is nothing but the insights which you can draw out of your data, and based on the insights you can go for business decisions. इसे हम कह रहे हैं वैल्यू। क्या ये चीज सबको क्लियर हो रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल वैल्यू। तो ये एक कहानी है, एंड दीज आर द 5 V's: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू। ये बस मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो यू शुड बी क्लियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिग डेटा, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये पिक्चर में आ रहा है, और बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक जमाना था जब इसे इंटरव्यू में पूछा जाता था, आजकल उतना ज्यादा ये पूछा नहीं जाता क्योंकि इट इज वेरी कॉमन एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि सबको मालूम रहेगा। नॉर्मली आजकल इस पॉइंट पे कोई बात नहीं करता, लेकिन जब हम पहला मॉक इंटरव्यू लेंगे आप लोगों का तो हम पूछेंगे।
बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो कवर करना जरूरी है. ओके, नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे हमें क्या करना है? इसके आगे हमें हडूप आर्किटेक्चर वगैरह में उतरना है एंड वी नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट. हाउएवर, मैंने आपसे कहा था बाय द एंड ऑफ सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू आवरली ब्रेकडाउन ऑफ द टॉपिक्स, कि हम किस टॉपिक में कितना वक्त डालने वाले हैं. सो लेट्स जंप इनटू इट और उसके बाद वी विल क्लोज द सेशन. बाकी कल भी डेमोस्ट्रेशन होने वाला है, तो आपको लिंक वगैरह चाहिए रहेगा तो इट सीम्स ऑलरेडी गूगल फॉर्म ऑनलाइन कैंडिडेट्स के लिए शेयर हो चुका है चैट में. इफ यू वांट आई कैन पेस्ट द फॉर्म अगेन. अब मुझे तो दिख नहीं रहा है, देखने दो जरा, काफी ऊपर चला गया होगा. हाँ, तो ये गूगल फॉर्म है, ये आपको सबमिट कर देना है. तो कल का भी रिकॉर्डिंग इट सीम्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है ना? तो कल का और आज का दोनों रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे. ओके गौरव, टाइम ऑफ द क्लास फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल बी 7:30 to 9, राइट? ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. अभी जो भी जैसा अपना बैच चालू होगा तो आप सबका एक ग्रुप बना दिया जाएगा एंड देन ऑफ कोर्स वी विल प्लान अकॉर्डिंगली. मोस्टली इट विल बी 7:30 to 9. ठीक है? ओके, सो सिलेबस वाइज ब्रेकडाउन, लेट्स गेट इनटू इट. दोज हु वांट द रिकॉर्डिंग्स एंड आगे के डिटेल्स, तो ये मैंने गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया है, आप भर सकते हैं. ओके, सैटरडे एंड संडे को ऑफ रहेगा क्या? लेक्चर्स नहीं होने वाले हैं सैटरडे संडे को, बट आपको टास्क अलोकेट किया जाएगा ऑन द वीकेंड कि आपको वीकेंड में क्या करना है. ठीक है, मंडे टू फ्राइडे अपने क्लासेस चलेंगे. ओके धीरज, जीसीपी, यस यस, उस पर भी बात करते हैं. सिलेबस वाइज एक बार ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वी विल गो फॉर जीसीपी. ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू इट. शुरुआत का इलाका, जैसे मैंने प्री रिक्विजिट्स बोले, क्या क्या बोला था मैंने? पाइथन एक बोला था, देन आई टॉक्ड अबाउट एसक्यूएल, देन आई टॉक्ड अबाउट लिनक्स, और उसके बाद हमने बात किया था पाइस्पार्क के बारे में. तो इन चीजों पे अपने को काफी कॉम्प्रहेंसिव जाना है. जैसे पाइस्पार्क फॉर डेटा इंजीनियरिंग, अभी तक के बैचेस का अगर मैं एवरेज बोलूं तो 25 to 30 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग वी नीड ऑन पाइथन. 25 to 30 आवर्स, एक एक घंटे के 25 से 30 की रेंज में अपने सेशंस होते हैं पाइथन पे. तो इफ यू आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ पाइथन एंड यू वांट टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द स्क्रैच, दैट विल बी कवर्ड ओवर हियर. सेम गोज फॉर एसक्यूएल. एसक्यूएल के भी कम से कम 20 से 25 आवर्स के अपने सेशंस होते हैं. एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स दोनों को लेके अपना सेल्फ लर्निंग का भी कंटेंट है, जो आप कभी भी एज ए रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो. एंड लाइव में भी ये कवर होने वाला है. टॉकिंग अबाउट लिनक्स, तो लिनक्स को हम 10 आवर्स तक का वेटेज दे रहे हैं इस बार. एंड पाइस्पार्क की अगर बात करें तो बहुत तगड़ा जाना पड़ता है. पाइस्पार्क के कम से कम मैं कहूं तो 45 आवर्स ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग दी हैंड्स ऑन एंड ऑप्टिमाइजेशन हमें कवर करना है. मिनिमम 45 आवर्स पाइस्पार्क में जाएगा. वंस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर स्टैक, तो वी आर गोइंग टू गेट इनटू द डेटाब्रिक्स. और डेटाब्रिक्स के बाद हम ये एज्योर में उतरने वाले, जैसे मैंने कहा. तो पाइस्पार्क खत्म होने के बाद ऑफ कोर्स एक स्ट्रीमिंग का भी इलाका आएगा पिक्चर में. तो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इन दी 45 आवर्स जो हम बात कर रहे हैं, बट अगर नहीं हुआ तो आगे खींचना पड़ेगा. डेटाब्रिक्स का जो इलाका है उसको आप पकड़ लो कम से कम let's say 20 to 25 hours on Databricks, 20 to 25 hours on the Azure and Azure Data Engineering Services, and rest of the time जो भी अपना बचता है we get into the projects. जो भी वक्त उसके आगे रहता है वो कंप्लीटली प्रोजेक्ट्स को डेडिकेटेड है. जब हम चलते चलते हैं आगे, जैसे पाइथन में, सीक्वल में, लिनक्स में, या चलते फिरते ही आपके 3 प्रोजेक्ट्स में बनवा दूंगा. एंड देन एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो रहेंगे ये 3, ये अलग सेटल है. तो दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस ब्रेकडाउन. अगर लाइव में चलते हैं तो आइडियली इट शुड टेक अराउंड 7 months, बट अपना एक तरीका है चलने का कि हम घसीटते नहीं है कैंडिडेट्स को साथ में कि हमारा ये टारगेट है, हमारे साथ चलो. अगर कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया है तो वी विल रिपीट दैट पॉइंट. अगर एक लेक्चर में ऐसा लगता है कि अमाउंट ऑफ कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है तो वी आर गोइंग टू शेड्यूल अनदर सेशन. वो सेशन वहां पे रोक दिया जाता है, आगे का सेशन शेड्यूल हो जाता है. तो ये काफी फ्रेंडली तरीके में चलेगा. बट कहानी इतना ही है कि जितना अभी हमारी तरफ से तो मैंने बोल दिया 7 months, 7 to 8 months. बट अगर आप लेट्स से ओवरऑल बैच का ग्रास्पिंग में थोड़ा
डिले आ रहा है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो एक्सटेंड, ये बढ़ सकता है। और एक्सटेंशन पे हम कुछ खास मतलब ऐसा नहीं करते कि एक्सटेंड हो रहा है तो फटाफट से खत्म करो एंड वाइंड इट अप, ठीक है। तो जब तक सबको समझ में नहीं आता, एनीवेज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ इट, ओके। तो इतनी सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं और उनका एक बेसिक टाइमलाइन जो है वो मैंने आपको दे दिया है। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो एक प्रोजेक्ट है उसको कम से कम 20 आवर्स अपने लग जाते हैं। सिंगल प्रोजेक्ट 20 आवर्स, तो 3 प्रोजेक्ट है तो ओवरऑल 60 आवर्स आपके प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। एंड टू एंड पे बात करेंगे तो इतना टाइम तो जा ही सकता है, ठीक है। तो वील हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली, और इसी वजह से मंडे टू फ्राइडे चल रहे हैं। वीकेंड टू वीकेंड अगर हम चलें तो पहले अपने को लेक्चर का टाइम बहुत बढ़ाना पड़ जाता है। जैसे 3 घंटे का सेशन 6 घंटे का, और कैसा रहता है, आधा घंटा 1 घंटे के बाद क्या कहानी होता है, आफ्टर हाफ आवर और 1 आवर तुम्हारा अटेंशन स्पैन मर जाता है, फिर उसके आगे बस अपन घसीटते हैं चीजों को, एंड वी डोंट वांट दैट। इसलिए 1.5 घंटे के सेशंस रहेंगे मंडे टू फ्राइडे, मोस्टली फ्रॉम 7:30 to 9 फ्रॉम अपकमिंग वीक। मैनेजमेंट विल डिसाइड द फाइनल टाइम और आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा एक और सवाल आ रहा था, लेकिन इससे पहले मैं आपको पूछूं तो ये वाला चीज क्लियर है सबको, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर? यस, ऑनलाइन में क्या ये क्लियर है सबको कि क्या ब्रेकडाउन रहने वाला है? ओके ओके ओके, चल, नाइस नाइस, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो एक और क्वेरी आया था अबाउट जीसीपी कि हम डेटाब्रिक्स पे जा रहे हैं, एज्योर पे जा रहे हैं, जीसीपी क्यों नहीं जा रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। तो मेरा तो ऐसा कोशिश है कि जीसीपी को आई मे इनकॉर्पोरेट, बट वॉट एवर इज द करंट जॉब रिक्वायरमेंट, अभी करंटली मार्केट पे क्या क्या रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम सिलेबस के साथ चलते हैं। जैसे मैंने कल भी बोला था कि हम एडब्ल्यूएस के साथ चल रहे थे प्रीवियस बैचेस के साथ, फिर हमने एडब्ल्यूएस प्लस एज्योर कर दिया, तो एडब्ल्यूएस के रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ एज्योर और डेटाब्रिक्स है, अगर कोई कहता है कि मुझे एडब्ल्यूएस भी सीखना है तो इसका अपना पूरा सेल्फ लर्निंग कंटेंट अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। बट लाइव में हम किस चीज के साथ जा रहे हैं, एज्योर प्लस डेटाब्रिक्स, और डेटाब्रिक्स का अलग इलाका और एज्योर का अलग इलाका, ऐसा जा रहा है। एज्योर डेटाब्रिक्स एक बात है, और एज्योर डेटा इंजीनियरिंग स्टैक एंड डेटाब्रिक्स का डेटा इंजीनियरिंग स्टैक, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, इन पे चल रहे हैं। फिर सवाल आता है व्हाट अबाउट जीसीपी। तो इफ यू आस्क मी फॉर डेटा इंजीनियरिंग मोस्ट फेवरेबल क्लाउड प्लेटफॉर्म इज एज्योर, और अगर आप मार्केट में स्टडी भी करो, रिसर्च भी करो, ज्यादा करके प्रोजेक्ट्स जो है वो एज्योर के डोमेन में चल रहे हैं। जीसीपी इज ऑफ कोर्स आई वुड से ऑन द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज क्वाइट बेटर, बट ऑन द लेवल ऑफ सर्विस लेयर जो हमें इस्तेमाल करना है वो एज्योर पे बेटर है जब हम डेटा इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इसीलिए जॉब ओपनिंग्स वगैरह जो है ये भी आपको मिल जाते हैं। ओके, ऑनलाइन में एक सवाल आ रहा है, डू यू प्रोवाइड गारंटीड प्लेसमेंट? अभी इस चीज पे बहुत मजेदार बात होने वाला है। पहला क्वेश्चन, नॉट जस्ट टू वैभव आपने ये सवाल पूछा है, बट ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होगा। तो मैं ये कहता हूं, जिस दिन जिस क्षण आप ये लाइन सुनते हो, 100% प्लेसमेंट गारंटी, गारंटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ लो स्कैम हो रहा है। मैं आपको जानता हूं, डू आई नो यू गाइज, डू आई नो हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म, डू आई नो व्हाट विल बी योर अप्रोच। मैं कैसे गारंटी दूं और कहां से गारंटी दूं? हाँ, इतना मैं कहता हूं, जब आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, जब आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा, यू विल बी ऑन पार विद द पीपल हु हैव 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द डेटा इंजीनियरिंग डोमेन। इतना मैं आपको बोल सकता हूं। हाँ, प्लेसमेंट के लिए यू नीड सम असिस्टेंस, ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड, बट गारंटी 100%, ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द आपके जेब से पैसा निकालने के लिए बोले जाते हैं ताकि आपको एश्योरेंस दिया जाए, चिंता मत करो, हम हैं, हम देख लेंगे। बट गौतम बुद्धा का एक स्टेटमेंट है जो मेरे दिमाग में चिपक गया है, स्वयं प्रकाशित बनो, बी योर ओन लाइट। हम आपको पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे इंक्लूडिंग प्लेसमेंट असिस्टेंस, जहां पे आपको इफ लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, दैट माइट आल्सो बी टेकन केयर ऑफ, बट द पॉइंट इज यू हैव टू इनहांस योर स्किल सेट। 2000 एक्सरसाइजेस, 6 प्रोजेक्ट्स, 500 डेटाब्रिक्स सर्टिफिकेशन के डंप्स, इतना करने के बाद जो आपका कैपेसिटी बनेगा, वो कैपेसिटी के बाद जब आप इंटरव्यूअर के टेबल के सामने जाओगे तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म।
In the training and placement department, I have seen scams happening. क्रेजी लेवल पे स्कैम्स चल रहे हैं. मैं ये तो नहीं कहूंगा आपसे कि 100% गारंटी. मैं तो बोलता हूं तो अभी मैं सीढ़ियों से नीचे उतरूं तो नीचे तक पहुंचू कि नहीं वो गारंटी नहीं है. रास्ते में अटका गया तो क्या करेंगे? गेटिंग दिस पॉइंट. मैंने ऐसे फर्म्स के साथ काम किया है जो बॉन्ड पे लिख के देते थे कि हम गारंटी देते हैं आपको जॉब प्लेसमेंट होगा, बट उनके पास एक वकीलों का टीम बैठा हुआ रहता है डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए. मेरा कहना है कैपेबिलिटी बढ़ाओ, कैपेबिलिटी पे चलो. प्लेसमेंट असिस्टेंस को लेके वॉट एवर इज रिक्वायर्ड दैट विल बी प्रोवाइडेड. बट व्हेन समवन सेज गारंटी तो मैं कहता हूं बचो. 100% और गारंटी, ये दो शब्द याद रखना. इससे होता क्या है, हम सामने वाले पे रिलाई कर जाते हैं और हम सोचते हैं कि सामने वाला देख लेगा. बट ये एक जिम है. तुम माइक टायसन के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहे हो. मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं माइक टायसन के साथ लड़ना कैसे है, भिड़ना कैसे है. once you are worthy enough, once you are capable enough, of course the opportunities are going to open up. तो yes, तो प्लेसमेंट का गारंटी इज नॉट गोइंग टू बी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम असिस्ट नहीं करेंगे आपको प्लेसमेंट के इलाके में, बट गारंटी की जो बात है कोई भी करे तो मेरी नजर में तो भाई सीधा सीधा लूटने का काम है. सीधा सीधा सामने वाले के डर को पकड़ के, उसकी साइकोलॉजी को पकड़ के बस उसके डर के अराउंड उसकी जेब से पैसा निकालने का काम चलता है. तो इस चीज से बचें. वैसे लास्ट बैच की अगर मैं बात करूं तो हमारे सारे के सारे कैंडिडेट्स प्लेस हो चुके हैं. ब्रोशर में आप देख भी पाओगे, और हमारे कुछ प्रीवियस बैच के कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑफलाइन में बैठे हैं, उनसे भी आप रिव्यू ले सकते हो. सिटी में घूम रहे हो, बाहर किसी से भी आप हमारे क्लास का रिव्यू ले लो कि क्या होता है, कैसे चलता है, किस प्रकार से. बट नए नए जब प्लेसमेंट के एरिया में आते हैं, नए नए जब जॉब के लिए देख रहे होते हैं, तो ये सारी चीजों पे उतना ध्यान जाता नहीं है. इंसान बस जल्दी से मेरे मन का समाधान कहाँ पे होगा वहां पे जाके चिपक जाता है, और जरूरी नहीं है वहां पे आपके मन का समाधान होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजों से बचो. थोड़ा रिसर्च करो. मैंने जो बोला है उस पर रिसर्च करो, मेरे पे विश्वास मत रखो. जो मैंने बोला है नहीं अभी बराबर सही, यू कैन रिसर्च ऑन योर ओन. जाओ ऑनलाइन, क्या फ्रॉड होते हैं, क्या स्कैम होते हैं, क्या सीन रहता है, यू वॉक थ्रू दैट थिंग, तब आपको समझ में आएगा. जल्दबाजी मत करो. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, और है इफ माय प्राइमरी फोकस इज एज़्योर डेटा इंजीनियरिंग स्टैक, व्हाट कैन आई हैव एज अ सेकेंडरी, AWS और GCP. तो मैं कहता हूं कि आप चलो, लेट्स से अगर सेकेंडरी आप देख रहे हो तो मैं तो डेटाब्रिक्स सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उस पर भी काफी सारे जॉब ओपनिंग्स है. एंड इफ यू वांट, जैसे एज्योर के बाद अगर तुमको कहीं जाना है तो फॉर नाउ डोंट गो फॉर AWS, GCP पे जाओ, क्योंकि GCP इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स सर्विस लेयर, अपडेट हो रहा है. आने वाले 4 या 5 साल में या फिर 3 या 4 साल में आई कैन सी GCP competing with Azure when it comes to data engineering services. तो सेकेंडरी कुछ करना है तो GCP पे आप जंप कर सकते हो, क्योंकि GCP पे लोग रेयर मिलते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो मतलब भीड़ भाड़ यहाँ पे ज्यादा नहीं है GCP में, बट GCP पे फिर ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी नहीं है एज ऑफ नाउ. इवेंचुअली व्हेन द प्रोजेक्ट्स विल ओपन अप, ऑफ कोर्स आपका ये स्किल सेट वेस्ट नहीं होगा. तो AWS के जगह पे आई विल सजेस्ट GCP एज अ सेकेंडरी थिंग. ओके, धनंजय, ऑनलाइन में जो पढ़ाया है वो सेल्फ पेस्ट में वही मिलेगा क्या? यस यस, सेम थिंग. सिलेबस में, कंटेंट में कुछ भी फर्क नहीं होगा. कैन यू रीशेयर ब्रोशर? ओके सुमित, आप वो जो फॉर्म मैंने प्रोवाइड करवाया चैट में, वो फॉर्म में एक बार अपना नाम और अपना क्वेरी सबमिट कर दो. टीम विल ऑफ कोर्स शेयर द ब्रोशर विथ यू. ओके धीरज, यू विल गिव आइडिया ऑफ GCP. देखो GCP पे इवेंचुअली आई माइट जंप ऑन टू GCP जब मुझे दिखेगा कि हाँ भाई डेटा इंजीनियरिंग डोमेन में इस पे जंप करना जरूरी है. उस पॉइंट पे जब मैं बात करूंगा, इफ यू वांट एक्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, ऑफ कोर्स दैट कैन बी प्रोवाइडेड. बट द पॉइंट इज कि करंट बैच के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हम ऑलरेडी इतनी सारी चीजों पे बात कर रहे हैं जिनको 7 महीने 8 महीने में फिट करना बहुत मुश्किल है. और मैं कहता हूं कि GCP हो, AWS हो, Azure हो, Databricks हो, those are all interfaces to perform the operations. डेटा इंजीनियरिंग का काम करने की जगह है वो. जैसे मैं बात करता हूं पल्सर 150, यूनिकॉर्न, और क्या रहते हैं 2-4 गाड़ियों के नाम जरा, SP 125, ये गाड़ियां हैं जैसे AWS, GCP एंड Azure. एंड उसको चलाने का एक स्किल होता है कि गियर डालना, क्लच छोड़ना, एक्सीलेटर खींचना, ट्रैफिक में जो स्किल्स हैं. तो एक रहता है स्किल, एक रहता है फॉर्मेलिटी. बजाज की गाड़ी का गियर आगे, होंडा की गाड़ी का गियर पीछे है. दोज आर द बेसिक फॉर्मेलिटीज. once you understand what the job is, it will be easier for you to map in any of the technology जो भी आप इस्तेमाल करोगे. ठीक है,
यस, ओके, तो ओके, ओके, बढ़िया। देन फॉर हाउ लॉन्ग एक्सेस विल बी देयर? ओके, एक्सेस का जो स्टोरी है, इट सीम्स वेबसाइट जो रहेगा, वेबसाइट पे मतलब अपने दो प्लेटफॉर्म्स है जिस पे अभी के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई गेस वेबसाइट एंड एप्लीकेशन का एक मतलब ये दो इंटरफेसेस है। तो आई थिंक 2 या फिर 3 इयर्स का है ये। मैनेजमेंट का टीम विल क्लियर दिस पर्टिकुलर क्वेरी, मे बी 2 और 3 इयर्स ऐसा कुछ तो एक्सेस है जिसपे आपको कंटिन्यू एक्सेस रहेगा। ठीक है, और उस बीच जो अपडेट्स आएंगे वो भी आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, यस। और कोई क्वेरीज, किसी के कोई सवाल? नो, ओके, सेटल्ड है फिर। चलो अभी के लिए आज का सेशन क्लोज करते हैं। ओके, कौशल, सेल्फ पेस्ट विल कंटिन्यू ऑल लर्निंग वीडियोस AWS GCP। देखो, इवेंचुअली जब ऐड होगा तो ऑफ कोर्स विल अपडेट इट इन द सेल्फ पेस्ट। अगर लाइव में होता है तो उनको भी सारे रिकॉर्डिंग्स पे एक्सेस होता है एनीवेज। GCP पे अगर लेट्स से विद इन 3 इयर्स वी स्टार्ट विद GCP डेटा इंजीनियरिंग ऐड करते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट एक्सेस ओवर दैट। ओके, अगर मार्केट वैसा फ्लिप मारता है GCP की तरफ, ऑफ कोर्स वी विल जंप इनटू दैट एज वेल। ठीक है, ओके। बाकी ऑनलाइन वाले कल का लिंक और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो गूगल फॉर्म आप एक बार सबमिट कर दीजिए अपनी तरफ से। ऑफलाइन वालों के बीच में एक शीट सर्कुलेट किया गया रहेगा, हुआ है क्या? हाँ, तो उस पर अपना नाम वगैरह जो भी है मेंशन कर दो। मतलब ये अटेंडेंस पर्पस के लिए भी यूज हो जाएगा और आपको व्हाट्सएप पे जो लिंक्स वगैरह वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट देन। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर आवर टुडे सेशन। हैव एन एंजॉय लाइफ। जिंदा रहे तो मिलते हैं कल 7 बजे। अभी देखो मैं तो बोल रहा हूँ कल जिंदा रहने का गारंटी नहीं है। ठीक है, तो जिंदा रहे तो मिलते हैं कल। चल, लेट्स क्लोज दिस सेशन फॉर नाउ। या, वेलकम वेलकम एवरीवन। ओके, वेलकम वेलकम प्रथमेश, अस्मिता। थैंक यू प्रथमेश। थैंक यू निकिता।